नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग वैदिक स्पेशली ऋग्वैदिक काल के बारे में स्टडी करेंगे और ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी हमको उस समय जो रचित प्रथम ग्रंथ है उससे ही हमको इसकी जानकारी मिलती है, जिसका नाम है ऋग्वेद। और इस ऋग्वेद के नाम पर ऋग्वैदिक काल इस काल का नाम निर्धारित किया गया है। जब 1750 के आसपास जो हड़प्पा संस्कृति 1750 ईस्वी पूर्व के आसपास में जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा और वो एक्सपैंड करने लगा दूसरे नए क्षेत्रों में। इसी समय और जो एलिमेंट्स हैं, जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं, और ज्यादा विस्तृत होने लगे। और एक टाइम आया जब जो ऋग्वेद काल है वो प्रारंभ हुआ। जो ऋग्वेद काल के जो जो उसके जो क्रिएटर्स हैं, उसके जो 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 ऋग्वेद काल से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्हें आर्य कहा गया है। और ये जो आर्य शब्द है वो भी हमको ऋग्वेद से ही मिलता है, जिसका की अर्थ सुसंस्कृत, कुलीन या श्रेष्ठ व्यक्ति को कहा गया है। और ऋग्वेद में ऐसे लोगों को आर्य माना गया है। ये जो ऋग्वेदिक साहित्य और ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं, इनका संकलन लगभग 1500 बीसी के आसपास हुआ था। और 1500 से 1000 बीसी के आसपास इनका संकलन किया गया था। इन जो ऋचाएं हैं इनका प्रारंभ में जब आर्य मध्य एशिया से भारत आने लगे तो सबसे पहले ये जो सप्त सैंधव प्रदेश है वहां पर अवस्थित हुए। और इसी कारण से हमको अफगानिस्तान की जो नदियां हैं इनका बहुत डिटेल में वर्णन हमको मिलता है, जैसे कि काबुल, स्वात, कुर्रम, गोमती, इन नदियों का हमको पर्याप्त जानकारी मिलती है। साथ ही साथ जो सप्त सैंधव नदियां हैं जिनमें कि सिंधु, सरस्वती, वितस्ता यानी कि झेलम, शुतरदी यानी कि सतलज, विपाशा, व्यास, परुषणी नदी, अस्किनी यानी कि चिनाब नदी, इन सब का वर्णन मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो प्रारंभिक आर्य लोग थे ये इन नदियों से परिचित थे। और ये सबसे पहले आकर के जो भारत का जो भारतीय प्रायद्वीप है उसके पश्चिमोत्तर भाग में ही सेटल हुए थे प्रारंभ में। और यहीं से ऋग्वैदिक कालीन जो संस्कृति है वो अन्य जो प्रारंभ में इन्हीं क्षेत्रों में विस्तृत रही। और बाद में जो उत्तर वैदिक कालीन काल में जब हम आते हैं तो ये संस्कृति भारत के मध्य भारत तक पहुंच जाती है, लेकिन ये प्रारंभ में ये सप्त सैंधव क्षेत्र में ही अवस्थित रही थी। ये जो जब हम ऋग्वेद काल और ऋग्वेद काल की जब हम बात करते हैं, और स्पेशली वैदिक काल, अगर हम दोनों दोनों कालों को मिला लें, ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को हम जब मिलाएं तो जो वैदिक काल है, जो वैदिक काल का निर्माण, जो वैदिक काल की जो जानकारी है हमें मुख्य रूप से वैदिक साहित्य से ही मिलती है। और सबसे पहला साहित्य जो मैंने आपको बताया कि वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में हम लोगों ने पिछले अपने स्लाइड्स में भी पढ़ा था, और हमें पता है कि ये जो ऋग्वेद है बेसिकली एक संहिता है और सबसे प्राचीन संहिता है। और इसमें 10 मंडल हैं और 1028 श्लोक हैं। इसमें हमको जो प्रारंभिक आर्य हैं उनकी जीवन शैली के बारे में, उनका सामाजिक जीवन, उनका आर्थिक जीवन, इसकी जानकारी हमको यहाँ से मिलती है। साथ ही साथ हमें इन मंत्रों से जो उस तत्कालीन जो आर्य थे उनके क्या कंसर्न थे, क्या उनकी चिंताएं थी, क्या उनके लिए महत्वपूर्ण था, इन सब चीजों के बारे में हमको जानकारी यहाँ से मिलती है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा वेद माना गया है वो है सामवेद। सामवेद में भी हमको वही ऋचाएं हैं जो कि ऋग्वेद में है, सिर्फ छोड़ के 75 ऋचाएं जो कि नए हैं। बाकी सारे जो मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, वो लगभग सेम ही है, ऋग्वेद जैसी ही है। लेकिन इसकी जो खास बात है वो ये है, इनको गाया जाता था। ये इनकी स्तुति करते समय, देवताओं की स्तुति करते समय इसको मधुर स्वर में गाया जाता था। इसके अतिरिक्त जो यजुर्वेद है वो, उसमें भी हमको यज्ञ संबंधी प्रार्थनाओं की जानकारी मिलती है। और बाद में है अथर्ववेद।
और इस वेद से जो लेटर आर्यंस थे, लेटर लेटर वैदिक एज है, उसकी डिटेल में हमको जानकारी मिलती है। साथ ही साथ जो आर्य और जो अनार्य, सो कॉल्ड अनार्य थे, उन दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ उसकी भी जानकारी, और संघर्ष होने के बाद में जो दोनों संस्कृतियों का जो सम्मिश्रण हुआ और उससे जो संस्कृति में नए एलिमेंट्स डेवलप हुए, उनकी भी हमको डिटेल में जानकारी इस साहित्य से मिलती है। तो ये वेद, जो वैदिक कालीन अगर हम साहित्य की बात करें तो उनमें ये 4 जो वेद हैं वो सबसे प्रमुख हैं, और बाद की जो साहित्य है उसको हम उत्तर वैदिक काल में स्टडी करेंगे। अभी हमारा जो ध्यान है वो ऋग्वेद काल के बारे में है, और ऋग्वेद काल की जो जानकारी हमको ऋग्वेद से मिलती है, इसको हम बार बार मैं बता ही रही हूँ। जब आर्य यहाँ पर अफगानिस्तान से और जो पूरब के क्षेत्र हैं, जो मध्य एशिया के जो क्षेत्र हैं, वहां से जब आने लगे और धीरे धीरे उनका माइग्रेशन यहाँ पर होने लगा, तो सबसे पहले यहाँ पे ये स्थित हो गए। यहाँ के जो लोकल लोग थे, जिनको कि अनार्य कहा जा गया था, पणी पणी कहा गया था, उन लोगों के साथ में ये जो आर्य संस्कृति है, इन दोनों का संघर्ष हुआ, और संघर्ष होने के बाद में, क्योंकि आर्यों के पास में ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी थी, संभवतः इन सब कारणों से वो यहाँ के जो लोग हैं उनको विजित कर पाए, और कई छोटे छोटे भूखंडों पर उनका अधिकार हो गया। ये जो छोटे छोटे भूखंड थे, ये बेसिकली एक छोटे छोटे कबीलों के नियंत्रण में थे, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी राजनीतिक इकाई नहीं बन पाई, और ये समस्त आर्य जाति अनेक जनों के अंदर विभक्त हो गई। और इनमें ये जो भूखंड है, इस पर अधिकार करने वाले जो लोग हैं वो भी आपस में झगड़ते रहते थे। हमें जनरली 20-21 जनों का उल्लेख मिलता है, जिनमें कि भरत, अनस, मत्स्य, यदु, पुरु, तुरूस, इन सब की जानकारी हमको यहाँ से मिलती है। इसके अतिरिक्त वैदिक काल में स्पेशली जो राजनीतिक संगठन था वो भी कोई बहुत इलेबरेट नहीं था, क्योंकि ये जो संस्कृति थी बेसिकली ग्रामीण संस्कृति थी, और ये यहाँ पे कोई बहुत इलेबरेट सिस्टम शुरुआत में नहीं था। जो राजनीतिक इकाई की जो राजनीतिक संगठन की जो मूल इकाई थी वो मुख्यतः कुटुंब हुआ करती थी, घर हुआ करती थी, और जो कुटुंब का सबसे बड़ा व्यक्ति जो गृहपति होता था वो गृहपति कहलाता था। जो सबसे बड़ा बड़ा व्यक्ति होता था वो गृहपति कहलाता था, और इस कुटुंब से बड़ी जो इकाई थी वो ग्राम कहलाती थी, और कई ग्राम, एक जो ग्राम में कई कुटुंब संभालते थे, और जो ग्राम का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे ग्रामीणी कहा जाता था। और ये जो राजा होता था, राजा भी कोई ऐसा राजा नहीं होता था कि जिसके पास में सर्वोच्च अधिकार है, बल्कि ऐसी कोई शक्ति उस समय राजा की नहीं हुआ करती थी। बल्कि जो राजा होता था उसका मुख्य काम होता था कबीले को, जन को युद्ध के लिए नेतृत्व प्रदान करना, और इसीलिए राजा को जनस्य गोपा भी कहा जाता था, जो कि एक तरीके से जो लोग हैं उनमें से बस उसे प्रधान मान लिया जाता था। उसके पास कोई विशेष शक्ति नहीं होती थी, बस वो राजा नेतृत्व करता था, इसीलिए उसको जनस्य गोपा भी कहा जाता था, या गोपा भी कहा जाता था, रक्षक भी कहलाता था, साथ ही साथ वो जन का प्रधान भी कहलाता था। और ये जो जन होते थे वो बहुत ही छोटे छोटे होते थे। यहाँ पे भी कोई बहुत जो शासन पद्धति थी वो भी बहुत ही ज्यादा इलेबोरेट नहीं थी, क्योंकि ये वैदिक काल का प्रारंभिक काल चरण ही था, इसलिए संस्कृति बहुत ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा क्लिष्टताएं नहीं थी, बल्कि बहुत ही सिंपल साधारण थी। ये जो जन होते थे उनमें जो भी व्यक्ति थोड़ा बेटर सर्वोच्च होता था उसको प्रधान मान लिया जाता था, और वही राजा होता था, और जनरली राजा की मृत्यु के बाद में उसका जो बेटा है वो शासक बनता था। और राजा के अधिकार भी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं थे। उसका कार्य मुख्य रूप से अ, जनता को नेतृत्व प्रदान करना होता था। साथ ही साथ राजा को सहयोग देने के लिए कुछ बड़े बूढ़े लोगों की समितियां भी हुआ करती थी, और सभा भी होती थी। ये जो सभा होती थी वो बेसिकली कुछ लोगों की मिल जो जन के प्रमुख लोग होते थे उनसे मिलकर बनी होती थी, और
ये राजा को उसका जो कार्य करने में सहयोग प्रदान करते थे। इस तरह की समिति के अंदर बहुत सारे ऐसे इस समिति में जनरली जितने भी जो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, स्त्री पुरुष सब लोग, वो इस समिति का हिस्सा हुआ करते थे। साथ ही साथ राजा भूमि का स्वामी का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी इवॉल्व नहीं हुआ था, कि भूमि का इतना महत्व अभी नहीं था और ना ही राजा कोई नियमित कर लिया करता था। बस ये उस राजा से ये अपेक्षा की जाती थी कि वो जनता का नेतृत्व करे, जो भी असामान्य परिस्थितियां आ जाए उनमें। इसलिए जो जो वैदिक समाज है वो वैदिक जो जो राजनीतिक व्यवस्था है वो बहुत ही साधारण सिंपल होती थी। इसी तरीके से जो वैदिक समाज है उसमें भी अ, उसमें भी बहुत ज्यादा क्लिष्टताएं नहीं थी। परिवार था वो महत्वपूर्ण इकाई था, और इस परिवार का जो मुखिया होता था वो गृहपति कहलाता था, जो कि हम जानते हैं। सारे लोग स्नेह भाव से साथ में रहते थे। स्त्रियों का स्थान भी उच्च था। स्त्रियां भी उनको इक्वलेंट टू उनको इक्वलेंट ही माना गया था, और वो भी पढ़ाई लिखाई के काम भी कर रही थी। कुछ महिलाओं ने तो वैदिक ऋचाओं की रचना भी की थी, और साथ साथ में ऋग्वेदिक काल में माता का पद बहुत ऊंचा माना गया था। स्त्रियां स्वयं के लिए वर का चयन भी कर सकती थी। ये सारे काम उस समय होते थे, तो स्त्री की स्थिति बहुत ही अच्छी थी कंपैरेटिवली। साथ साथ में बाल विवाह का हमको कोई उल्लेख नहीं मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि स्त्री जो थी वो बाल विवाह, जो कि बाद में उत्तरवादी काल के अंदर हमको जिसके अवशेष हमको उदाहरण मिलने लगते हैं, वो उस समय प्रचलित नहीं था। इसी तरीके से जो स्त्री है वो वैदिक काल में स्त्री अ, जैसे उसका हस्बैंड जब मर जाता था तो उसके लिए कतई जरूरी नहीं था कि वो सती होए या उस मर जाए वो, बल्कि वो पुनर्विवाह कर सकती थी। इसलिए जो ऋग्वैदिक समाज है और ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था है वो कंपैरेटिवली बेटर थी। इसी तरीके से वर्ण व्यवस्था की जो बीज हैं हमको, वो भी हमको ऋग्वेद काल में मिलते हैं। हमें ऋग्वेद का जो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त है उसमें हमको वर्ण वर्ण का उल्लेख हमको मिलता है, और वहां पे एक पुरुष सूक्त है उसमें ये कहा गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय की, जंघाओं से वैश्य की और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन हमें हमें उसके जो अन्य जो सूक्त हैं और ऋचाएं हैं, जैसे नवा मंडल है, उससे हमको जानकारी मिलती है कि ऐसा नहीं था कि सभी लोग अपने अपने वर्ण के अनुसार काम कर रहे थे, बल्कि सभी लोग जैसे कि जो नवा मंडल है उसमें हमको एक बहुत ही प्रसिद्ध वक्तव्य मिलता है, जिसमें एक कवि है वो ये कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता भीषज हैं, मेरी माँ चक्की पीसती है। हम सभी लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम खुशी से रहते हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति है वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता था, और जो वर्ण है वो भी जन्म पर आधारित नहीं था, और ना ही इसमें बहुत ज्यादा क्लिष्टताएं थी। तो ऋग्वैदिक व्यवस्था है, ऋग्वैदिक काल जो था बेसिकली बहुत ही सिंपल सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था थी, जिसमें कि उत्तरवैदिक काल में बहुत सारी क्लिष्टताएं प्रारंभ हो गई थी, जिनका अध्ययन हम अपने अगले स्लाइड्स में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।